my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम बहुत टाइम से इकोनॉमिक्स पे नहीं थे, पढ़ नहीं रहे थे, कुछ तो भी था चल रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने इसकी यूनिट 1 कंप्लीट कर दी है। यूनिट 1 के जितने भी चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम लोग इसकी यूनिट 2 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अब टर्म 1 और टर्म 2 वाली बात आ गई है, तो ये टर्म 1 में आने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये टर्म 1 का सिलेबस है, और क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQ पूछे जाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बनने वाली है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो यूनिट 2 को स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसा सीन रखा गया है कि स्टार्टिंग चैप्टर से नहीं पढ़ाएंगे, उसके चैप्टर 3 को लिया गया है, ठीक है, यूनिट 2 के। तो चलो आज इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आज यूनिट 2 का एक चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, मतलब एक दिन में तो नहीं होगा डिमांड, पर ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। एंड आप साथ ही साथ हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक, जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल है, जो भी अपडेट्स है, जो भी नोट्स हैं, पोस्ट है, जो कुछ भी है, वो सारा कुछ प्रसाद आपको वहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो आज की इस खूबसूरत सभा का प्रारंभ करते हैं, और मेरे स्पेशल सब्जेक्ट और आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो चलो यूनिट 2 में आप लोगों को सबसे पहले पढ़नी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये यूनिट 2 का नाम है। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, और उस चैप्टर में आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिमांड के बारे में। अब ये डिमांड क्या होती है, चलो डिमांड पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले सिंपल सा एक चीज़ जान लो कि डिमांड का खूबसूरत सा मीनिंग क्या है, ठीक है। मतलब डिमांड अब पढ़ रहे हैं तो ये जनरल पता होना चाहिए कि डिमांड है क्या, एक्चुअली में हम डिमांड पढ़ क्यों रहे हैं और डिमांड है क्या। तो डिमांड इसलिए, इसका मतलब ये है कि इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी का मतलब होता है एक गुड, आइटम या फिर सामान, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलिंग एंड एबल, इच्छा भी होनी चाहिए और खरीदना भी है, ठीक है, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सिंपल सुंदर शब्दों में, साफ भाषा में, डिमांड का मतलब होता है एक व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखता है, खरीदने की इच्छा रखता है, तो वो कहलाई जाती है डिमांड, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिमांड जो है वो आप लोगों के लिए है कि ऐसा कोई आइटम, सामान, कमोडिटी, कुछ भी हो सकता है, गुड्स, थिंग, जो कि कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय, ठीक है, मतलब उसकी इच्छा भी है और वो खरीदना भी चाहता है, एट अ पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक समय के अंदर, एक पीरियड के अंदर वो चाहता है कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, ठीक है। अब डिमांड तो हमारी बहुत ही ज़्यादा होती है कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मोह माया भी चाहिए, पर मिल जाता है, कैसा नहीं है, ठीक है। तो डिमांड के भी कुछ प्रकार हैं, अनेकों प्रकार की होती है डिमांड। तो उसमें डिमांड के दो क्लासिफिकेशन है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड, ठीक है। तो इंडिविजुअल और मार्केट में दोनों आपको बता देती हूँ कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति की डिमांड को जब हम देखते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहलाएगी मेरे लिए इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के डिमांड के बारे में बात कर रही हूँ, वो मेरे लिए कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। लेकिन वहीं पर मार्केट डिमांड वो होती है जहां पर मैं ग्रुप ऑफ लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, ग्रुप ऑफ व्यक्तिस की बात की जा रही है यहाँ पर, और उनके डिमांड को मेजर किया जा रहा है, उनके डिमांड को देखा जा रहा है, उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसे कहते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों के लिए, इसको मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे खूबसूरत सा। तो डिमांड के दो, मतलब ये दो क्लासिफिकेशन में, कि एक इंडिविजुअल है और एक मार्केट है मेरे लिए, ठीक है। तो पहली वाली है इंडिविजुअल डिमांड, जो कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही होती, ठीक है, कि किसी एक व्यक्ति के डिमांड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसको ही रिप्रेजेंट करूँगी, उसको ही मेजर करूँगी, तो वो मेरे लिए कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। और वहीं पर मैं मार्केट डिमांड की बात करूँगी, तो मार्केट मतलब मैं पूरे जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट के अंदर, जितने भी लोग हैं और
बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, वो कहलाएगी मेरे लिए मार्केट डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का मतलब क्या होता है कि इट इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलते हैं, ये कुछ सुंदर सा मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। कुछ चीज़ों को आप लोग यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए कि डिमांड एक्चुअली में है क्या। मतलब कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि डिमांड बनती कैसे और डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है कैसे है। ठीक है, तो डिमांड क्रिएट तो 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहले तो डिज़ायर होना चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ को पाने की ना शिद्दत से इच्छा होनी चाहिए आपकी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वो डिज़ायर आप में होना चाहिए। दूसरी चीज़ एबिलिटी टू पे। अब ऐसा नहीं कि सपने तो इतने बड़े देख लिए कि ये खरीद लें और जेब आपकी बहुत छोटी सी है, तो वो एबिलिटी टू पे होना चाहिए आपके साथ में। साथ ही साथ आपकी ना इच्छा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू बाय। ठीक है, ये समझ लिया कि मेरे पास में पैसे हैं कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मुझे समझ लो एप्पल का फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास में पैसे हैं कि मैं वो फ़ोन खरीद लूँ, लेकिन मेरी इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, मेरी वो विलिंगनेस टू बाय भी वो साथ में होना चाहिए। तो डिमांड बनती इन 3 चीज़ों से है, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू बाय। डिमांड इन 3 चीज़ों से मिलकर क्रिएट की जाती है। ठीक है, कि डिज़ायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे बाय, सॉरी। ठीक है, अब डिमांड को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है कि हमने देख तो लिया कि डिमांड इन 3 चीज़ों से बनती है कि मुझे डिज़ायर होना चाहिए, मेरे पास में वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं उसे खरीद लूँ। ऐसा नहीं बहुत बड़ी बड़ी बात कर ली और जेब तो मेरी इतनी सी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास में 3 चीज़ें होती हैं। डिमांड को एक्सप्रेस किया जा सकता है क्वांटिटी में, डिमांड को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइस में, डिमांड को एक्सप्रेस किया जा सकता है टाइम में। अब ये 3 फैक्टर डिमांड को एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब जहाँ भी आपको ये 3 चीज़ें दिख गई, मतलब वहाँ आपकी डिमांड शो हो रही है। क्वांटिटी कैसे कि मुझे इतना चाहिए, मैंने ये तो बता दिया कि मुझे फ़ोन चाहिए, पर मुझे कितने फ़ोन चाहिए यह नहीं पता है। ठीक है, तो 1 2 3 4। मुझे चावल चाहिए, पर मुझे चावल कितने चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो वो क्वांटिटी पता होनी चाहिए। मैंने बोल तो दिया कि मुझे चावल चाहिए, पर मुझे बासमती चाहिए कि और थोड़े लोकल चाहिए कि और थोड़े अच्छे चाहिए कि इंडिया गेट चाहिए कि अलग अलग लोग जो भी होते हैं। ठीक है, तो वो प्राइस आप लोग बताएं तो भी आपकी वो डिमांड एक्सप्रेस उसमें की जा सकती है। समय, आज चाहिए, कल चाहिए और आगे चाहिए, जब भी चाहिए, तो वो समय भी आपका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल के आ गए कि चावल चाहिए, अब ये तो बोला ही नहीं कि वक्त कब है आपके पास में, समय कब चाहिए आपको। ठीक है, टाइम किस वक्त चाहिए। ज़रूरत आज थी लेकिन उसने कल डिलीवरी करी, तो वो मेरे लिए मतलब की नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्रेस इन 3 चीज़ों में की जा सकती है कि क्वांटिटी, प्राइस और वक्त, टाइम। ठीक है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपना सारा का सारा ध्यान यहीं लगाएं और व्यवस्थित पढ़ाई करें। ठीक है, तो समझ में आया, डिमांड 2 चीज़ों से बनती है, मतलब क्रिएट और एक्सप्रेस, 2 चीज़ें हैं इसके लिए कि डिमांड बनती कैसे है और एक्सप्रेस कैसे की जाती है। तो बनती तो है डिज़ायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू बाय। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए जब आपकी डिमांड बन जाएगी। एक्सप्रेस में इसको कर सकती हूँ क्वांटिटी, प्राइस और टाइम में। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड के अंदर। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स हैं, आपकी बुक में शायद इनको डिटर्मिनेंट्स बोला होगा, तो आप लोग देख लेना एक बार। इसका एक और नाम यहाँ लिख देती हूँ नीचे, इसको डिटर्मिनेंट्स भी बोला गया है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब डिमांड ऐसी चीज़ है ना जो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, आपने अगर जरा सी भी छेड़छाड़ करी तो डिमांड आपकी बदल सकती है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को कम ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं या बताते हैं, तो वो फैक्टर हम लोग नीचे देखने वाले हैं। और ये वाली चीज़ हम देखने वाले हैं इंडिविजुअल लोगों के लिए। ठीक है, मार्केट वाली के लिए अलग पढ़ेंगे, ये हमारी इंडिविजुअल लोगों के लिए बात करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी खरीदने वाले हो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, प्राइस सबसे मेन फैक्टर है डिमांड के लिए, क्योंकि प्राइस से ही आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, डिमांड से प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होती है, मतलब ये दोनों ऑल्टर चलते हैं। प्राइस और डिमांड में प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। हाँ ठीक है, प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बोल दिया है मैंने, बहुत ही उच्च लेवल की बात कर दी है, थोड़ा आगे आते आते समझ में आएगा। पर हाँ, प्राइस ऑफ कमोडिटी यहाँ पे तो ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या होता है, इसको नीचे लिख देते हैं तो समझ में आता जाएगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो खरीदने जाओगे क्या? वो बहुत ही अल्ट्रा लेजेंड लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ,
पर एक सामान्य व्यक्ति होगा, नॉर्मल व्यक्ति होगा तो बोल देगा कि नहीं, एक लेवल के बाद में अगर उसकी प्राइस ज़्यादा आ रही है तो मैं उस चीज़ को नहीं खरीदूंगी, मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। अब 5 रुपये का पार्ले जी मिलता है, 10 रुपये मिलेगा तो खरीदोगे क्या? बोलोगे भैया 5 रुपये का है ये, तो कैसे दे रहे हो आप, नहीं खरीदोगे ना। तो जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी आपकी जो डिमांड है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैंने प्राइस को बढ़ाया मेरी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर है, प्राइस जैसे ही कम होगी वैसे ही मेरी डिमांड जो है वो आसमानों को छू जाएगी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये दिखाता है, दर्शाता है, ये प्रदर्शन देता है, मैं रिप्रेजेंट करता है कि देयर एग्जिस्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी से क्या सीखा कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। दोनों हाथों को साथ में लीजिए, ये वाला लेफ्ट हैंड जो है वो प्राइस है, राइट हैंड जो है वो गुड्स है, कमोडिटी है। तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये वाला स्टंट आप घर पर कर सकते हैं और इसे करेंगे तो इससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। प्राइस बढ़ी डिमांड कम होगी, लेकिन प्राइस कम हुई तो डिमांड आसमानों को छू जाएगी, ठीक है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ के लिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक अलग से चीज़ें समझाती हूँ, ठीक है। तो रिलेटेड कमोडिटीज़ मतलब क्या होती हैं? रिलेटेड कमोडिटीज़ में 2 लोग आते हैं, इसको थोड़ा सुंदर सा समझाने के लिए मैं करती हूँ। रिलेटेड कमोडिटीज़, इसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल्स कौन होते हैं? ऐसे देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स कौन होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? अगर ये नहीं हुआ तो ये ले लेंगे, जैसे कि टी और, ठीक है। लेकिन वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन होते हैं आप लोगों के लिए? जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, जैसे कि शुगर। इनके रिलेशन को समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं तो उससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सब्स्टिट्यूट्स का मतलब कौन? ये नहीं तो ये, अगर चाय नहीं तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं तो चाय, मतलब मैंने पीछे क्या लिखवाया था, हाँ, टी एंड कॉफ़ी, हाँ। तो सब्स्टिट्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप देखने को बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ जो आपकी चाय है, मतलब टी जो है वो आप लोगों के लिए ओरिजिनल गुड बनेगा, और जो आपकी कॉफ़ी है वो आप लोगों की बनेगी सब्स्टिट्यूट या रिलेटेड गुड्स, सॉरी, सब्स्टिट्यूट या फिर रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब एक चार्ट बनाएंगे जिससे आपको हम समझाएंगे, ठीक है। अब चाय की जो है प्राइस की है जो कि मेरी रिलेटेड गुड्स पे आती हैं, ठीक है। अब सपोज मान लो गुड्स की जो क्वांटिटी है उसको हम लोग प्राइस जो है उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और रिलेटेड गुड्स की प्राइस को हम लोग चेंज करके देखेंगे, तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बदलाव आती। तो चाय की प्राइस जो है 10 रुपये की चाय बहुत टेस्टी मिलती है गाइस, ठीक है, 10 रुपये ही है हर जगह। हो गया रेडी। अब इसमें एक चीज़ को नोटिस करो, ठीक है। नोटिस क्या करना है कि जब इस वाले एरिया को देखना है, सिर्फ इतने पोर्शन को, ठीक है। हम रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स के बीच में रिश्ता देख रहे हैं ना, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसे देखा जाएगा कि जब मेरे प्राइस कम हुई रिलेटेड गुड्स की तो मेरी क्वांटिटी भी बढ़ गई, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। इसको नीचे लिख देती हूँ, फिर इसको समझाती हूँ और अच्छे से, ठीक है। दिस इंडिकेट्स, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आया मुझे कि जब मैंने इन दोनों के कंपैरिजन को देखा, तो जब एक चीज़ डिमांड में फॉलो की जाती है, एक चीज़ को, एक शब्द को आप लोग याद रख लीजिए। अपन चलते हैं पीछे थोड़ा सा, ठीक है। ये शब्द पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, आगे बुक में भी होगा। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट। हाँ, तो सेट्रिस पेरिबस का मतलब है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए अभी के लिए सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। जैसा मैं चाहती हूँ उसको बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चीज़ कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। अगर दोनों ही चीज़ फ्लक्चुएट होती रही तो मैं रिलेशनशिप को स्टडी कर ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स के रिलेशनशिप को देखने के लिए हमने एक चार्ट प्रिपेयर करा, एक टेबल प्रिपेयर करा है। उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि जब मेरे रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है वो कम हुई, मतलब सेम ही थी, तब दोनों की क्वांटिटी भी सेम ही थी, क्योंकि चाय 10 रुपये पे 50 क्वांटिटी मिल रहा था और कॉफ़ी भी जब 10 रुपये की थी तो 50 क्वांटिटी ही सेल हो रही थी। जैसे ही कॉफ़ी वाले ने 5 रुपये बढ़ा दी, मतलब 15 रुपीज़ कर दिए, तो जितने भी कस्टमर थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए? चाय की तरफ, ठीक है। मतलब 70 टी का बिकने लगा, जबकि टी की प्राइस अभी भी सेम ही है, कांस्टेंट ही है, 10 ही चलती चली जा रही है। लेकिन जैसे ही 5 रुपये का
प्राइस में जैसे ही इफेक्ट दिखा कि प्राइस बढ़ रही है तो कस्टमर किधर शिफ्ट हो गए, चाय की तरफ। लोग कॉफ़ी से कहाँ आ गए, चाय की तरफ, ठीक है। वैसे ही अब मेरे कॉफ़ी वाले ने सोचा कि यार मैंने गाइस पैसे बढ़ा दी लेकिन गलती कर दी, क्योंकि चाय वाले का मुनाफा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 70 रुपये दिन के कमा रहा है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं 5 रुपये अपनी प्राइस रखता हूँ। अब फिर देखते हैं। तो अब क्या हो गया कि जब जैसे ही इन्होंने अपनी प्राइस को कम किया तो डिमांड किधर आ गई, चाय से कॉफ़ी की तरफ, ठीक है। समझ में आया कि इस इतने एरिया को देखना है आप लोगों को, इस क्वांटिटी और इस प्राइस को देखो। क्या दिख रहा है कि जैसे ही प्राइस कम हुई तो जैसे ही मेरे रिलेटेड गुड्स की प्राइस कम हुई तो मेरे चाय वाले जो लोग हैं वो लोग भी कम हो गए। लेकिन जैसे ही मेरे कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी वैसे ही मेरे चाय वाले लोग भी बढ़ गए, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड या क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड्स। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, डिमांड भी कम होगी, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे। तो प्राइस किसकी बढ़ेगी, यहाँ इधर थोड़ा सा सुंदरता से, हाँ ठीक है। प्राइस किसकी बढ़ेगी, रिलेटेड गुड्स वाले की अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, ओरिजिनल गुड्स वाले की, ठीक है। लेकिन वहीं प्राइस अगर रिलेटेड गुड्स वाले की कम हो जाएगी तो वहाँ डिमांड ओरिजिनल गुड्स वाले की भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड गुड्स ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। समझ में आया, ये था सब्स्टिट्यूट्स का रिश्ता, ठीक है। अब हम समझेंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए, उसके लिए भी हमको एक सुंदर सा पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। इनके बिना एक दूसरे का गुजारा ही नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ले लीजिए पेन या पेन एंड इंक, ठीक है। इंक नहीं होगी तो पेन में मतलब ही नहीं है, ठीक है। इंक जो ओरिजिनल गुड है उसकी प्राइस मेरे लिए कांस्टेंट रहेगी, तो ये हो गई मेरे लिए 10 10 10, ठीक। तो ये टेबल बन के रेडी हो गया है। अब जब मेरे पास में 10 रुपये की प्राइस थी इंक की तो मैंने 50 क्वांटिटी को ख़रीदा था, और वहीं पर जब मेरे प्राइस पेन की 10 रुपये थी तो मैंने क्वांटिटी 50 खरीदे थे। तो ये तो सेम ही था फर्स्ट लेवल पे। लेकिन जब मैंने इंक 10 रुपये की थी तो 70 लिया, और पेन 5 का हो गया तब भी 70 ही लिया, क्योंकि इंक ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जितनी क्वांटिटी में इंक लूँगी उतनी क्वांटिटी मुझे पेन भी खरीदने पड़ेंगे। फिर प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे मुझे उसे देखना तो रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी वो इतना अफेक्ट डालेगा नहीं कि अगर इंक 5 रुपये सॉरी पेन अगर 5 रुपये के हो गए हैं तो खरीद लो, जितनी इच्छा हो चाहे उतनी खरीद लो, ठीक है। ऐसा नहीं है। इंक कितनी ली है मैंने वो मैटर करेगा मेरे लिए यहाँ पे, तो इसलिए 70 यूनिट्स ही मैंने खरीदे हैं। और जैसे ही 10 रुपये, ये तो कांस्टेंट ही था, तो मैंने इसको 25 लिया और ये 20 हो गया, पेन की प्राइस 20 हो गई, तो मेरी ये वाली जो यूनिट थी पेन की वो भी मेरी 25 हो गई, ठीक है। मैंने 25 लोगों को ही खरीदा है, 25 पेन ही खरीदे हैं। तो अब क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड्स और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को देखो तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का चार्ट बन के रेडी हो गया है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं, समझने के साथ साथ समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इसी में भी वो भी इस चार्ट में भी उसी चीज़ को देखो कि क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड्स और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि जब मेरी प्राइस 10 रुपये थी रिलेटेड गुड्स की तो मैंने क्वांटिटी कितनी खरीदी थी, 50। लेकिन प्राइस मेरी जब कम हो गई, जब मेरी प्राइस पेन की कम हो गई तो मेरी क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड्स बढ़ गए, ठीक है। और वहीं पर जब मेरी रिलेटेड क्वांटिटी रिलेटेड कमोडिटी की जो प्राइस है वो बढ़ गई तो मेरी प्राइस वो मेरी जो क्वांटिटी है ओरिजिनल गुड्स की वो कम हो गई। तो ये क्या शो करता है, दिस इंडिकेट्स एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब सॉरी इनवर्स, ठीक है। इनडायरेक्ट और इन्वर्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ये चीज़ को याद रख लो कि दिस इंडिकेट्स इन्वर्स, ठीक है, इसलिए मैंने उस पर लिखा है इन्वर्स रिलेशनशिप। अभी आप लोगों को बहुत रिलेशनशिप पढ़ने को मिलेगा आगे, भरपूर मात्रा में, हर किसी के रिलेशनशिप को पढ़ना है हमको, ठीक है, स्टडी करना है हमें। तो दिस इंडिकेट्स इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये बिटवीन ही बड़ा काम का है, इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, हाँ, रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स।
ठीक है। तो ये समझ में आया कि जब मेरे रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ी या कम हुई। जब प्राइस बढ़ी तो मेरी क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई तो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये था हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। और ये हम कहाँ पढ़ रहे थे? ये हम पढ़ रहे थे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ के अंदर, जो कि थे मेरे फैक्टर्स ऑफ डिमांड। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि जिसकी इनकम जैसी रहेगी उस प्रोपोर्शन के हिसाब से आप लोग अपने अपने डिमांड को देखोगे। ठीक है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो इनकम अफेक्ट करती है डिमांड को। ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंस भी आपके डिमांड में आता है कि किसी का टेस्ट कैसा है, किसी का प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस किस चीज़ को दे रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लेना है। नीड्स को छोड़कर, जो हमारी 5 नीड्स हैं कि हमारे फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और मेडिकल हेल्प, इनको छोड़कर हमारी जो बाकी की नीड्स होती हैं, ठीक है, जो बेसिक सर्वाइवल को छोड़कर आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, वो यहाँ पर आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर, हम एक अनुमान लगाते हैं ना कि सोना आने वाले वक्त में बहुत महंगा हो जाएगा, तो अभी हम खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी प्राइस सोने की कम है तो हम अभी खरीद लेते हैं। जब एक्सपेक्टेड फ्यूचर में वो बढ़ जाएगा तो कौन खरीदने जाएगा? तो ये वो एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए हमने ये 3 पेज सुंदर से हमने हमारे लगाए हैं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर इनवर्स होती है, इनडायरेक्ट नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग आपकी डिमांड को। अब आप लोगों को देखना है यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। अब एक ये जो चीज़ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि जब अपने ही प्राइस के अंदर, मतलब अपनी कमोडिटी, वो सिंगल कमोडिटी के अंदर प्राइस में चेंज आ जाए तो वो कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन चेंज इन डिमांड मतलब मार्केट की डिमांड चेंज हो जाना। मतलब कैसे कि सभी जो प्राइजेस हैं उनके अंदर चेंज हो जाना कहलाएगा मेरे लिए चेंज इन डिमांड। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति की, मतलब एक व्यक्ति इन द सेंस कि एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो मेरे लिए कहलाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर मार्केट की डिमांड में चेंज हो रहा है, मार्केट की प्राइस बदल रही है या पूरे मार्केट में सब कुछ चल रहा है, ये सारा काम चल रहा है, तो वो मेरे लिए कहलाया जाएगा चेंज इन डिमांड। ठीक है, इसको लिख देते हैं। जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है? जब सिंगल कमोडिटी के अंदर चेंज होता है। ठीक है, चेंज इन, जब मार्केट में बदलाव आता है तो आप उसे कहते हो कि डिमांड चेंज हो रही। ठीक है, मतलब मार्केट में अगर कोई चीज़ बदल रही है, मार्केट में अब एक चीज़ तो बदलेगी नहीं, सभी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तो वो कहलाता है मेरे लिए चेंज इन डिमांड। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब कहलाता है? जब मैं बात कर रही हूँ किसी एक कमोडिटी की से, कि आज लैपटॉप के प्राइसेस, लैपटॉप एक सिंगल कमोडिटी मेरे लिए। ठीक है, तो लैपटॉप के प्राइस में अगर चेंज आता है तो वो मेरे लिए कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो मुझे चाहिए उसकी प्राइस में चेंज हो रहा है या उसमें कुछ चेंज आ रहा है, वो मेरे लिए कहलाएगा चेंज इन प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चेंज इन डिमांड का मतलब कि मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अंदर ही बदलाव शुरू हो गया है। ठीक है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो कहलाता है, ये एक बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत भोले होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि ये MCQ का पार्ट है और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्या कि जो मैंने चीज़ डिमांड करी है उसके अंदर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो मेरे लिए कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन चेंज इन डिमांड का मतलब कि मार्केट फोर्सेस के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो मेरे लिए चेंज इन डिमांड कहलाएगा। ये बहुत छोटा सा पार्ट था लेकिन MCQ के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। ठीक है, हमने इंडिविजुअल व्यक्ति को तो देख लिया, अब हम मार्केट फोर्सेस को देखते हैं। तो सबसे पहले साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज और कंपोजिशन, आपकी पॉपुलेशन का साइज क्या है और कंपोजिशन की कौन कौन लोग हैं। कंपोजिशन में लोग आ जाएंगे आप लोगों के कि सीनियर सिटीज़न और आपकी यंग एज कितनी है, यूथ्स कितने हैं आपके पास में, बच्चे कितने हैं, तो वो आपकी कंपोजिशन में आ जाएगा। अगर साइज़ कितनी बड़ी है, मतलब कितने सारे लोग हैं आपके पास में, ठीक है, तो वो आपकी मार्केट डिमांड को
रिप्रेजेंट करेगा या अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं तो उनके जैसे सामान ज़्यादा जाएगा, ठीक है, उनको जो चीज़ें पसंद है। सही, यंग एज ज़्यादा है तो यंग एज जो चीज़ों को प्रेफर करती है कि टेक्नोलॉजी वाली जो पार्ट्स हैं या जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। हमारे पास में बच्चे ज़्यादा हैं, टोडलर्स हो गए, तो उनके लिए वो जो बेबी हब से जो भी सारा सामान होता है वो वाला सामान ज़्यादा जाएगा, तो वो मेरी डिमांड को, मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करेगा, साइज और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और आपको तो पता ही है भारत कितना सुंदर देश है और यहाँ कितनी सारी जनसंख्या है, ठीक है, तो वो हमारी डिमांड को इस तरीके से अफेक्ट करती है। सीजन और वेदर, अब ऐसा तो है नहीं गर्मी पड़ रही है और कंबल लेने जाओगे, या फिर ठंड पड़ रही है और रेनकोट लेने जाओगे। बारिश के समय में आप रेनकोट खरीदोगे और ठंड के समय में आप स्वेटर्स या वुलन्स की तरफ जाओगे। तो सीजन और वेदर भी आपकी डिमांड, मतलब मार्केट की डिमांड को बहुत ज़्यादा तरीके से अफेक्ट करता है। जिस सीज़न में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी, मतलब उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे अभी बारिश चल रही है, अभी सुंदर सा सावन का महीना चल रहा है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो रेनकोट प्रेफरेंस पे है, अम्ब्रेला हम खरीद सकते हैं, छाते, रेनकोट, जो भी चीज़ें हैं वो हम लेंगे। अब यहाँ तो हम, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ रज़ाइयाँ लेने जाएंगे, ठीक है, या फिर मैं यहाँ तो है नहीं कि मैं मस्त समर के कपड़े खरीदने चली जाऊँगी। बारिश का सीज़न है तो उसके हिसाब से आपका सीज़न और आपका जो वेदर है वो आपके मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डाल रखा है, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो हम इनकम वाले पार्ट पे पढ़ेंगे। तो वो इनकम आपकी मार्केट डिमांड को वो जो है अफेक्ट करेगा। वो जो फैक्टर है वो आपकी डिमांड, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा ही पॉइंट था, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं और इतना कुछ समझाने वाला था भी नहीं, ठीक है। तो ये आपके डिटर्मिनेंट से मार्केट डिमांड के, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए आप बता दिया गया है। अब है डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल का, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने अपनी नोट्स कॉपी के साथ में स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेजर, हाइलाइटर सब लेके चलना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लिए। इंडिविजुअल वाले का पढ़ रहे हैं हम लोग। ये प्राइस ऐसे 100, 50, 20, 10। अब 100 रुपये की चीज़ थी तो मैंने एक खरीद लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइसक्रीम को साथ में रखते हैं, ठीक है, हमारे लिए यहाँ एग्जाम्पल चल रही है आइसक्रीम, ठीक है। तो अब यहाँ बोला गया है कि आपकी आइसक्रीम की जो प्राइस है ना वो 100 रुपये है, तो कितनी खा सकोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक आइसक्रीम, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं 4-5 खा लोगे, 500 रुपये की तो सिर्फ आइसक्रीम ही खा ली। तो जब प्राइस मेरी आइसक्रीम की 100 रुपये थी तो मैंने एक खाई, ठीक है। 50 हुई तो मैंने सोचा कि चलो 2 खा लेते हैं, ठीक है। फिर 20 हुई तो मैंने सोचा कि 4 खा लेते हैं, क्या है उसमें 80 रुपये तो जाएंगे बस, ठीक है। तो 4 आइसक्रीम खाई मैंने। और जब 10 हुई तो बहुत ही अल्ट्रा लेवल का केस है कि मैंने 15 आइसक्रीम खाई है, ठीक है, 15 आइसक्रीम मैंने खाई है जब मेरी प्राइस जो है वो 10 रुपये हो गई थी तब, ठीक है। अब इसको हमको ये डिमांड शेड्यूल बनाया है, इसको हमको ग्राफ पे देखना बाकी है कि इंडिविजुअल का ग्राफ कैसा होगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे भी कि इन्वर्स वो चल रहा है, इनडायरेक्ट ही चल रहा है। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड इतनी है, और जैसे ही प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा मुझे। पहले हम डिमांड शेड्यूल वाले को उस पर देखते हैं, ग्राफ पे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ब्लैंक पेपर। अब हमने ये तो देख लिया कि प्राइस जब 100 रुपये थी तो हमारी एक जो है, हम प्राइस जो है वो y एक्सिस पे रखेंगे और क्वांटिटी जो है वो हम लोग x एक्सिस के ऊपर रखने वाले हैं, ठीक है। ये जाएगा y एक्सिस के साथ में और क्वांटिटी जाएगी मेरी x एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल डिमांड में हम लोगों ने देखा कि जब मेरी आइसक्रीम 100 रुपये की थी तो एक खरीदा और वहीं 10 रुपये की हुई तो 15 खरीदा। तो जब y एक्सिस की वजह से मेरा x एक्सिस चेंज हो रहा है तो जो मेरा स्लोप है वो होगा डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ये, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है ये, मतलब इसका डिफरेंस आगे बताया जाएगा आपको, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ सीधे से नीचे लिख दो कि ये है क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ आएगा प्राइस,
ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये मेरे लिए डिमांड शेड्यूल जो है वो इंडिविजुअल के लिए है। अब मुझे पढ़ना है मार्केट का डिमांड शेड्यूल, मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो हम लोग 2 लोग ले लेंगे फटाफट फटाफट स्फूर्तिपूर्वक। ठीक है, प्राइस वही सेम रखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी 1 मतलब एक व्यक्ति ने क्या लिया, क्वांटिटी 2 मतलब दूसरे ने क्या लिया, टोटल क्वांटिटी मेरे मार्केट से कितनी गई होगी, टोटल कितनी क्वांटिटी मेरे मार्केट से गई होगी। प्राइस वही है 100, 50, 20 और 10। पहले व्यक्ति की तो वही रख लेते हैं, 1 थी, 2 थी, 4 थी और 15 थी। इसने बहुत ही रही ज़्यादा है तो 2 ली, 4 लिया, 6 लिया और यहाँ इसने 20 ले ली। ठीक है, तो अब जब प्राइस 100 थी मेरे किसी एक कमोडिटी की, से आइसक्रीम ही था, ठीक है आइसक्रीम ही थी वो, तो टोटल कितनी गई थी मेरी 3, क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2, इधर 6, इधर 10, इधर 35। तो क्या दिख रहा है यहाँ भी वही दिख रहा है कि जब प्राइस जो है मेरी, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, लेकिन प्राइस कम हो रही है तो डिमांड मेरी बढ़ रही है। ठीक है, तो इनका भी जो है सिंपल सा हम लोग चार्ट इस पे बना देंगे सुंदर सा। ओहो, मार्केट डिमांड कर्व ग्राफ। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन का भी कैसे जाएगा कि जब वाई एक्सिस की वजह से मेरी एक्स एक्सिस चेंज हो रही है तो मेरा स्लोप डाउनवर्ड की तरफ ही आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग ही होगा। ये है मेरा मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, सेम एज इंडिविजुअल वाले व्यक्ति के रूप में। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व की यहाँ सुंदर सी डेफिनेशन दे रखी, मतलब लास्ट में पढ़ाया मैंने आप लोगों को, लेकिन बता पहले दिया। डिमांड कर्व जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का। डिमांड कर्व का मतलब होता है जो हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल में पढ़ रखा है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जब प्राइस 100 थी तो पूरा कितने गए यूनिट्स, 3 यूनिट सेल हुए, और जब प्राइस 10 हुई तो कितने यूनिट्स गए, 35 यूनिट्स गए। तो उसी को आपने जब ग्राफ पे दिखा दिया तो वो कहलाता है मेरे लिए मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो आज की सभा में मैंने आप लोगों को इतना ही सब बताया है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। डिमांड बहुत इजी तो है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझाने में और समझने में वक्त लगता है, इसलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। बाकी का जो है वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियो में ये पार्ट कवर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो CBSE ने इसमें से हटा दी हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा छोटा हो गया, अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो अब हम आने वाली वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इतना जितना पढ़ा दिया है इसको व्यवस्थित नोट कॉपी में उतारो और पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा MCQ में। तो आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ते, पढ़ाते, समझते और लिखते आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि MCQ में होगा ये कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक ऑप्शन सही निकल गया जिस पे आपने टिक लगाया तो बिंगो, नहीं तो फिर अपने हिसाब से देख लो कि क्या करना है अब। ठीक है, तो वक्त बहुत है, उसके हिसाब से आप लोग काम करें। ठीक है, समय है अभी नवंबर आने में, तो अच्छे से पढ़ाई करो। एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड द वीडियो, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबको बहुत पसंद था कि इकोनॉमिक्स की वीडियो ला दो, तो ये रही। इसे पढ़ो, समझो, यूनिट 2 को स्टार्ट करो और बस बने रहो, पढ़ ले 11th इसके साथ में। ठीक है, तो हम मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।